एक बार अपने दर्शकों को जरा यहाँ पर दिखा देते हैं। हम एक सेकंड में आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड अपने दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एक सेकंड कोपेनहेगन में, और हमने जैसा आपको बताया था बेला सेंटर में, जहाँ पर जो भारतीय कम्युनिटी है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रूबरू होने वाले हैं। अब हम वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ का एक बार नजारा पूरा आपको दिखा देते हैं। कोपेनहेगन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेटे फ्रेडरिक्सन जो प्रधानमंत्री है उनसे मुलाकात के बाद अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिजनेस मीटिंग उनकी एक होने वाली है और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। किस तरह की तैयारी यहाँ पर है उसमें हम आपको लिए चलेंगे। यहाँ अंदर का नजारा भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हिंदुस्तानियों में यहाँ पर धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। आप प्रधानमंत्री के फंक्शन में शामिल होने के लिए आई हैं, जल्दी से बताइए क्या है आपके मन में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क में आए हैं। सो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बड़े टाइम के बाद ऐसा माहौल बना है कि बहुत सारे लोग अंदर हैं, बहुत खुशी से नारे लगा रहे हैं मोदी जी मोदी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। 1000-2000 लोग हैं, कम से कम भी 2-3-4 हजार लोग होंगे अंदर। बहुत अच्छा हमें लग रहा है जी। तो ये इधर से ही है, मोदी जी इधर से एंट्रेंस इधर है। हाँ। इधर से एंट्रेंस करके उसके बाद में हमारे बहुत सारे इंडियन लोग अंदर इकट्ठे हुए हैं और वो अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनके बाद उनको संबोधित करेंगे अंदर जाके। तो हम आपको अंदर भी लिए चलेंगे और वहाँ पर लोगों की बातचीत जो है वो जोश भी हिंदुस्तानियों का दिखाएंगे। जल्दी से अब शहजाद पूनावाला जी उनकी बातों का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैं आपको बता रहा था कि कैसे 91 लाख करोड़ हमने 8 वर्ष में खर्च किया, इन्होंने पूरे 10 वर्ष में 49 लाख करोड़ खर्च किया था, मतलब उनसे दुगना। इसका मतलब हमने राज्य सरकारों को भी, चाहे वो घर बनाने के लिए पैसे हो, चाहे वो राशन देने के लिए हो, चाहे वो बाकी चीजें हो, गरीबों के लिए, गरीब कल्याण के लिए, वो हमने दिए। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो वैट के नाम पर ऑपोजिशन स्टेट्स ने 16 लाख करोड़ कमाए, उसका क्या हुआ? 1 लाख करोड़ तो महाराष्ट्र ने अकेले ने कमाया, उसका क्या हुआ? उसकी क्यों नहीं राहत दे पाए? जब इनकी सरकार थी यूपीए 1 की और यूपीए 2 की, तो औसतम इन्फ्लेशन 10% रहा करता था। आज कोविड पैंडेमिक के बावजूद 6.5% इन्फ्लेशन है। अमेरिका जैसे देश में 8% इन्फ्लेशन है, फिर भी हमने इसको कंट्रोल में रखा है। तो सवाल हम पर उठाते तो बता दे कि राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पर 25% अनएम्प्लॉयमेंट है। आप बताइए ना, चलिए हम तो नाकारा है, जनता हमें चुनती है, आप तो बहुत कामयाब है ना, तो आप क्यों नहीं समझा पाए? पंजाब में आपका मॉडल क्या था? वहां पर बेरोजगारी 18% थी, राजस्थान में बेरोजगारी 25% है। क्यों नहीं आप बेरोजगारी वहां पर कम कर पाते? क्यों नहीं महंगाई महाराष्ट्र में कम कर पाते? ये इसलिए नहीं कम कर पाते हैं क्योंकि आपके पास कोई समाधान है नहीं और ना आपके पास नेतृत्व है। हाँ, और केवल एक ही चीज है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाना, और जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो उन दंगाइयों को बचाना। अंजना जी, अजय आलोक जी, ये आ रही हूँ अभय जी, इसके बाद आप बोलिएगा, एक बार अजय आलोक जी बोले। अजय आलोक जी, बड़ी कहानी तो ये है ना कि अब आप सरकार में हैं, आपके पास सत्ता है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा? कब तक विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा? कब तक विपक्ष के ही नेताओं पर चोट कर करके आगे बढ़ेंगे? अंजना जी, अब क्या करें हम लोग? हमारा तो कोई रिश्तेदार रोम में है नहीं कि उनको कटघरे में खड़ा करें। हमारे सामने तो जो विपक्ष होगा उसी की कमी न गिनवाएंगे। अब बिहार में 15 साल का राज हम लोग कहते हैं, तो कहते हैं 15 साल क्यों कर रहे हो? बात दरअसल ये है ना, एक पिक्चर का डायलॉग था अंजना जी, इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। तो प्रधानमंत्री जी थप्पड़ तो नहीं मार सकते बेचारे, लेकिन उनके शब्दों की गूंज जो है ना, वो कांग्रेसियों को, आरजेडी को, सबको विचलित कर देती है, क्योंकि सब सच्चाई के साथ भरे रहते हैं। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार इनके घर में है, सारे नेता बेल पे हैं, तो क्या बात करेंगे? तो ये शब्दों की गूंज जो है इतनी जोर से लगती है कि तिलमिला जाते हैं। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी कितनी है, आरजेडी और कांग्रेस में। दोनों तिलमिला गए, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री जी ने गलत क्या कहा, जरा ये बताइए। 2 संविधान से 1 संविधान किया या नहीं 370 हटा के, ये बता दीजिए, हाँ या ना। और राजीव गांधी जी ने कहा था कि नहीं, तो 85 पैसे अगर चोरी हो जाते थे तो किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की ना। अपनी नाकामी को मानने के लिए राजीव गांधी जी की उस वक्त तारीफ भी हुई थी, लेकिन आलोचना दूसरी बात की है कि आपका सिस्टम कितना करप्ट था, और बिना सिस्टम को कुछ ठीक किए हुए आप योजना पे योजना ले आते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अपने सिस्टम को ठीक करके उन योजनाओं को आज अच्छी तरह से चला रही है, जैसे जनधन योजना, जिसकी आपको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि कल आज से 20-25 साल के बाद अगर आप सरकार में आएंगे तब आप भी डीबीटी इसी के माध्यम से कर सकेंगे, तब 85 पैसा नहीं डूबेगा। नवल किशोर जी, वो कह रहे हैं कि ऐसे वाजिब सवाल है, और अल्टीमेटली तो टेस्ट लोकतंत्र का ही होता है ना। लोकतंत्र की परीक्षा सबसे बड़ी, ऐसा थोड़ी है कि इन जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे उसमें विपक्ष ने इन तमाम मुद्दों को नहीं उठाया था।
जोर शोर से उठाया था, लेकिन फिर भी 4 राज्यों में बीजेपी जीतती है और एक जो कांग्रेस के हाथ में था वो भी निकल गया। ये बिल्कुल सही कहा आपने, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको हम मानते भी हैं, लेकिन मानना तो ये भी चाहिए ना कि इतने दिन से शासन में है, जो 15 साल और 15 साल की बात करते हैं वो 2005 से हैं। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी वहां क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन वहां पे क्यों है? सबसे ज्यादा कानून की हत्या क्यों होती है वहां पे? और फिर भी नीतीश कुमार जी इतने आसानी से क्यों बीजेपी के लिए स्वीकार हैं? क्योंकि बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती है, सृजन से लेकर 70 भ्रष्टाचार की गिनती जो नरेंद्र मोदी जी ने खुद कही थी, उसको संरक्षक है, बीजेपी संरक्षक है उसका। वैसे भ्रष्टाचारी को पोसना, पालना और उसके नेतृत्व में काम करना बीजेपी की आदत है। और जहां तक कानून की बात है, संविधान की बात है, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना कि पहले तो संविधान संगत बातें होती थी, कानून संगत बातें होती थी, आज तो खाता न बही, जो दोनों कहे वही सही। क्या यही राजनीति है? क्या यही देश की राजनीति है? क्या यही संविधान है? नहीं है। सारे संवैधानिक ढांचों को तोड़ने का जिम्मेदार अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो वही 2014 के बाद ही हुई है। उससे पहले की जो बातें हैं वो तो सब आप आकलन कर चुके हैं। आप जो बात आज बोल रहे हैं वो तो पिछले 50 साल से बोल रहे हैं, जब से भाजपा है 1982 से वही बात बोल रही है। उसमें कोई बात नहीं है। बात है कि आपकी उपलब्धि क्या है। चूंकि उपलब्धि आपकी शून्य है, चूंकि आपकी नेतृत्व क्षमता शून्य है, केवल चुनाव जीतना। और आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव जीतने में कौन कौन सा काम आप करते हैं, किन किन तरह की बात आप करते हैं, बिहार में क्या कहते हैं, बंगाल में क्या करते हैं और यूपी में क्या कहते हैं। वो तमाम तरह की बातों को लोग सुनते हैं। उसके बावजूद भी लोगों के मन में कई बार लगता है कि जहां जनादेश हार जाते हैं वहां पे भी जीतने का प्रयास करते हैं। आपने बिहार में कौन कौन से कर्म नहीं किए अपने पक्ष में लाने के लिए? आज आप कौन कौन सा अपमान नहीं सह रहे हैं बिहार में? अगर बीजेपी और जदयू की बात की जाए तो एक दूसरे के प्रति वहां पर लगता है, वहां पर विपक्ष तो लगता है कि भाजपा और जदयू खुद एक दूसरे के साथ ही हैं। तो ये ध्यान भटकाने का काम देश में भी चल रहा है और विदेश में भी चल रहा है। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी जी ये काम किए हैं। उनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने की कोई बात नहीं है। उन्होंने गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। गरीबी हटाने की क्या? वो तो सबको गरीब बना दिए।